एक तमाशा मूवी है रणबीर कपूर की। किस किस ने देखी है मेरे को कमेंट करके बताना। उसकी एक क्लिप मेरे सामने आई अभी, तो मैंने सोचा इसके बारे में कुछ ऑब्जर्वेशंस है उस मूवी से। उम, तुम मतलब मैं उस मूवी को बड़ा नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे तुम्हारी ऑब्जर्वेशन अगर अलाइव होगी तो हर चीज़ में ही तुम लर्निंग सीखोगे। हर चीज़ में, हर इंसिडेंट में, हर मोड़ पे, हर व्यक्ति से तुम सीखोगे ही। तो उस मूवी से जो मैं कुछ ऑब्जर्वेशन लिए तो मैं वो बताता हूँ जो मेरी लाइफ से रिलेट कर रहे थे या फिर मैं ऑब्जर्व कर पाया उन्हें। तो तुमने देखा होगा जब जे जॉर्डन नहीं बना होता जब वो, तब उसका भाई उसको ऐसे गले से पकड़ के उसको वहाँ पे घर से बाहर निकाल देता है। तब उसका एक ना एक एक्सप्रेशन है, वो यूं यूं कर रहा होता है। मतलब उसका यूं यूं होता है, उसको समझ नहीं आ रहा होता है कुछ भी। मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तो मेरे अपने हैं। और मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा है, उसकी पूरी दुनिया वो वैसे मानता है। लेकिन वो लोग हैं लालची, समाज हमेशा लालची होता है, चाहे वो खून का रिलेशन हो चाहे कैसा भी हो, वो हमेशा लालची होता है। अगर तुम उनको पैसे उपलब्ध करा रहे हो या किसी ना किसी तरह से फेवर कर सकते हो, तब तक तो वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन वो जो जे का जो कैरेक्टर है वो एक लूज है अभी, मतलब वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो जब तक वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तब तक तो वो किसी के लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है। तो उसका भाई उसको ऐसे कॉलर से पकड़ता है और घर से बाहर ला रहा होता है। जब वो कुन फाया कुन वाला गाना शुरू होता है ना, वहाँ पे है वो सीन कि कि इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है और ये लूज़र सा है और वैसा वैसा है। तो उसको ये बात समझ में नहीं आ रही होती। तो उस दिन वो निज़ामुद्दीन, एक दिल्ली में निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है, तब वो वहाँ पे जाता है। अब इसमें ऑब्ज़र्वेशन क्या है, मेरी क्या ऑब्ज़र्वेशन है वो सुनना, अगर मैं एक्सप्रेस कर पाया या वो तो। वो मतलब उस वो जिस लेंस से दुनिया को देख रहा होता है, वो उसके अंदर दुनिया की समझ नहीं है, वो समझता नहीं है, है ना? वो एक प्योर सोल है, उसको नहीं पता कि लोग इतने सेल्फिश होते हैं या वो होते हैं, है ना? लेकिन ऐसे लोग जब सक्सेसफुल होते हैं ना, तो वो बहुत ऊँचे पे जाते हैं क्योंकि उनकी सोल कनेक्टेड होती है डिवाइन से, मतलब ऊपर वाले से, जिसको भी तुम मानते हो, उसकी सोल प्योर होती है, प्योर सोल बोल सकते हो। कनेक्टेड क्या बोलें, वो थोड़ा-सा वो लगे या फिर वरना कि ऊपर कोई है और उससे कनेक्टेड है सोल, माने प्योर सोल है वो एक। और ये बात वो लोग नहीं जान पाते जिनके अंदर लालच भरा होता है। एक शम्मी कपूर है, वो कौन है जो व्हीलचेयर पे आ रहा होता है और वो उसको देखता है उस वक़्त गाते हुए, कुन फाया कुन वाला जो गाना होता है, उस वक़्त वो उसको गाते हुए देखता है और उसकी आँखों में देखता है और उसको वो पहचान लेता है कि इसके अंदर कुछ बात है। और ये और वो बोलता भी है एक जगह पे कि ये बड़ा परिंदा है, ये तुम्हारे छोटे से पिंजरे में नहीं समाएगा। वो उसकी आँखों में वो चीज़ देख लेता है क्योंकि वो है मास्टर, वो किसी चीज़ का मास्टर है, क्योंकि वो भी अ, उस यात्रा से कभी ना कभी गुज़रा होगा, तो वो उसकी आँखों में वो चीज़ को देख लेता है। कौन है वो एक्टर मेरे को पता नहीं, वो व्हीलचेयर पे आता है और शहनाई शहनाई वाला होता है वो, शहनाई वादक होता है। तो और बाकी लोग म्यूज़िक इंडस्ट्री को चला रहे होते हैं एक बिज़नेसमैन की तरह, पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो एक प्योर आर्टिस्ट है। तो वो आर्टिस्ट जो होता है, जिसकी सोल कनेक्टेड होती है, वो उस बंदे की उस रूह को पहचान लेता है और देख लेता है उसके अंदर कुछ बात है, कि जिस दिन इसका सुर लग जाएगा, वो इतना भारी लगेगा सुर कि कोई उस तूफान को रोक नहीं पाएगा। वो ऐसी कुछ लाइन बोलता है कि ये बड़ा परिंदा है, तुम्हारे छोटे से पिंजरे में नहीं समाएगा। अब तुमको इसमें ये बातें समझ में आई तो तुम इस नज़रिए से जब देखोगे, एक डिवाइन के नज़रिए से जब देखोगे, जब जे जॉर्डन बन रहा होता है, तो उसकी लाइफ में जब ये रियलाइजेशन आता है, तो हर किसी की लाइफ में ऐसा एक सेक्रीफाइस वाला पॉइंट ऑफ टाइम ज़रूर आता है, जहाँ पे उसको कीड़े मकोड़ों को पीछे छोड़ना पड़ता है या फिर वो कीड़े मकोड़े उसको छोड़ देते हैं। मतलब दोनों का अलगाव ज़रूर होएगा, मतलब लड़ाई ज़रूर होएगी। और अगर वो नहीं होएगी, अगर वो जस्टिफाई करेगा उस चीज़ को, तो फिर वो
अगले स्टेप पे कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। मतलब कीड़े मकोड़े या तो उसको निकाल दें कॉलर से पकड़ के, या तो फिर वो समझ के उनको छोड़ दे, अलग हो जाए। दोनों ही चीज़ें आपस में बहुत ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट का वो है। अगर उसके भाई लोग या फिर उसके फैमिली वाले जो वो हो रहे होते हैं, वो गुलामी करके उनको पैसा कमा के दे रहा होता, तो उसको वो कभी भी नहीं भगाते। समझ रहे हो ना? पता है ना, तुमको तो रहते हो समाज में, तुमको तो ज़्यादा मालूम होगा मेरे से कि पैसे के लिए लोग कैसे तुमको फिर सर पे चढ़ा के रखते हैं अगर तुम पैसे उनको दे दो तो। लेकिन उस वक्त वो पैसे कमा नहीं रहा, वो बस गिटार बजा रहा है, उसको कुछ वो करना है, कुछ करना है तो बड़ा करना है, क्योंकि सोल प्योर है ना। जिसकी सोल प्योर होती है वो अगर गुलामी में फंस भी जाएगा तो ज़्यादा दिन गुलामी नहीं कर पाएगा। वो मेरे साथ हुआ था। मैं अपनी सोल को प्योर नहीं बोल रहा, लेकिन मैं कुछ चीज़ें कनेक्ट कर पा रहा था उस कैरेक्टर से, तो मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें मेरा रेफरेंस आ रहा है तो भाई हो सकता है मैं प्योर प्योर सोल। अरे यार मैं भी देखो कैसे महान बताने की कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को, है। नहीं नहीं, मैं अपने आप को तुम मेरे लिए कीड़े मकोड़े हो, मैं पहले ही बोलता हूँ, मेरे लिए तुम कुछ नहीं हो। मैं तुम्हारी नज़र में कुछ नहीं बनना चाहता, ठीक है। तो मैं जो कहानी बता रहा हूँ, मैं वो तुमको कुछ बताना चाह रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन लेना वो चीज़, क्योंकि मेरे को लगता है वो शायद कुछ लोग नहीं पकड़ पाएंगे वो चीज़। तो वो मैं तुमको बताना चाह रहा हूँ कि जो मैं पकड़ पाया, जो वो उसके कैरेक्टर भी पकड़ पाया उसकी आंखों में, कि सच कहने की एक वो होती है, वो सच्चा है, वो एक प्योर सोल है। इसीलिए जब वो कुन फाया कुन गा रहा होता है तो उसकी आंख से आंसू निकलता है और वो कनेक्ट हो जाता है, ऊपर डिवाइन से कनेक्ट हो जाता है वो। और इम्तियाज़ अली का एक इंटरव्यू है, जिसने जो डायरेक्टर है इस पिक्चर का, उसका इंटरव्यू है उसने, और बिहाइंड द सीन भी है शायद उसका पिक्चर का, उनमें उन्होंने बताया है कि वो वो चीज़ वहाँ पे नेचुरली घटी थी। वो हिस्सा नहीं था जब वो ऐसे यूं ऊपर देखता है और ऊपर देखता है ऐसे यूं करके कुन फाया कुन ऐसे करके, और वो एकदम पॉज हो जाता है। और डायरेक्टर ने उसको कट भी नहीं किया और वो ओरिजिनल शूट हुआ। उस गाने में भी वो सीन है, देखना तुम एक बार वो वाला गाना जरूर देखना और वो पिक्चर जरूर देखना तुम, तो तुमको वो चीज़ समझ में आएगी जो मैं बोल रहा हूँ कि वो डिवाइन से कनेक्ट। तो डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए ये कहीं पे भी नहीं लिखा है कि तुम या तो मांसाहारी हो या तुम शाकाहारी हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रणबीर कपूर का जो ओरिजिनल जो जे का कैरेक्टर वो जो निभा रहा था, वो उसको समझ चुका था। और जब वो परफॉर्म कर रहा था, वो वाला गाने के लिए शूट कर रहा था, उसने वो चीज़ नेचुरली वहाँ पे फील की। और वो जो शॉट आया वो इम्प्रूव हो के, इम्प्रोव बोलते हैं उसे स्क्रीन प्ले की भाषा में, कि कुछ चीज़ें इम्प्रोवाइज हो जाती हैं उसी वक्त। जो जो सोचा नहीं होता वैसा घट जाता है कुछ ना कुछ, और वो प्योर रख लिया जाता है वैसा ही, क्योंकि डायरेक्टर ने कट नहीं बोला। जब तक डायरेक्टर कट नहीं बोलेगा तब तक कट लग नहीं सकता। ऐसा मतलब शूटिंग का रूल होता है। चाहे चाहे कितना भी लंबा शॉट चला जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक डायरेक्टर कट नहीं बोलेगा कट लग नहीं सकता। तो वो चीज़ शूट हो गई। अब वो रणबीर कपूर है और वो कैरेक्टर निभा रहा है जे का, जनार्दन करके कुछ। तो वो चीज़ वो रियल में वहाँ पे शूट हुई। और एक कैरेक्टर में एक इंटरव्यू में रणबीर कपूर ने बोला था कि वो मांस खाता था। अब ये दोनों चीज़ को देखना कि आप कितने प्योर सोल हो। वो इस चीज़ से वो नहीं करता कि तुम क्या खाते हो, कैसी लाइफ जी रहे हो, क्या तुम गरीबों की हेल्प करते हो या नहीं करते हो, इन सब मंदिर मस्जिद में जाते हो या नहीं जाते हो, इन सब से किसी भी आडंबर से लेना देना कुछ नहीं होता एक प्योर सोल का। और जो ये सारी चीज़ें की जाती हैं वो बाहर दिखाने के लिए की जाती हैं हमेशा। देखना तुम, सिद्धिविनायक जाते हैं ये, जब भी इनकी पिक्चरें रिलीज़ होती हैं, ये सारे लोग जाते हैं जो दिखावा। और न ये सारी चीज़ें दिखावे की हैं टीम कैसे पहुंच जाती है वहाँ पे शूट करने। तुम सबको मूर्ख बनाया जा रहा है, ये बात समझो। तुम सबको मूर्ख बनाया जा रहा है। तुमको उस आज़ादी से हटके
वो अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। मैं तो तुम्हारे मुंह पे जैसे जूता मारता हूँ ना, मैं नहीं बोलता कि तुम मेरा गुलाम बनो, मेरे फ़ैन बनो। मैं बोलता हूँ कि जिस दिन मेरी बातें समझ में आ जाए, मेरे को लात मारना, अनसब्सक्राइब करना और फिर अपनी जर्नी शुरू कर देना, अपना चैनल खोल लेना। मेरा ही वो परचम मैं देखा कि कुछ लोगों ने संस्था बना रखी है अपनी, और उनके स्टूडेंट को मैंने आज तक लिबरेट होते हुए नहीं देखा। एक भी स्टूडेंट ऐसा निकला हो जो मुझे लगा हो कि हाँ, इसने इससे पढ़ा, सीखा, इसका शिष्य है और वो सच में लिबरेट हो गया और इसको भी सरपास कर गया। ऐसा कोई देखा ही नहीं मैंने। लोग जिसका गुणगान गाते हैं उसी को इतना वो कर लेते हैं कि अब वो हमेशा ही उसके शिष्य बने रहते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि भाई इसको भी सरपास करेंगे हम। ज्ञान की कोई लिमिटेशन है क्या? रैशनैलिटी की, सरल जीवन की कोई वो थोड़ी है कि किसी की जागीर है वो। तुम आज समझ जाओगे तो आज तुम लिबरेट हो जाओगे। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि कितना टाइम लगेगा अगर हम तुम्हारे जैसा वो करेंगे। मैं बोला अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो तुम कभी भी नहीं बन पाओगे कुछ भी। बोलते हैं यूट्यूब से इनकम कितने टाइम में आने लग जाएगी। कीड़े मकोड़ों के यही सवाल होते हैं पैसे से रिलेटेड। फिर तुम्हारी जैसी लाइफ बताओ कितने टाइम में हो जाएगी ये बताओ। मैं बोला कभी भी नहीं होएगी तेरे से भाई, क्योंकि तेरा ध्यान उस तरफ है। जब मैं ये सब कर रहा था, जब मैं शुरू कर रहा था, तब मेरा ध्यान इस तरफ नहीं था कि मेरे को ऐसी लाइफ जीनी। मेरे को तो पता भी नहीं था कि कॉल कंसल्टेशन के लिए भी पैसे मिलेंगे, या फिर मैं ऐसे बढ़िया बढ़िया जगहों पे रुक रुक के अनलिमिटेड ट्रैवल करूँगा। मेरे को नहीं पता था विदेश जाऊँगा। विदेश जागा तो मैंने भाई उस वक्त सोच ही नहीं पा रहा था कि मैं मेरे पास इतने पैसे होंगे, क्योंकि जॉब छोड़ दिया था और जॉब छोड़ दिया था, सेविंग्स जमा नहीं थी बिल्कुल भी, है ना। तो और यूट्यूब चलेगा कि नहीं ये तो बहुत दूर की बात है। मतलब हमें तो ऐसे ही मतलब कर रहे थे, बस ऐसे वीडियो बना, और इतनी तेज़ी से फैलेगा ये भी नहीं पता था। और अब तो हर कोई यूट्यूबर है, अब क्या बोलें। मैं क्या बोल रहा था यार, उस पिक्चर से कनेक्ट कर रहा था मैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, ऑब्जर्वेशंस हैं। मतलब मेरे को तो हर चीज़ को ही देख के ऑब्जर्वेशन आती है। मैं तो अभी रील देख रहा था तो मैंने रील पे एक वीडियो बनाया कि भाई मैं रील देख रहा हूँ और मैं असल में यहाँ पे ऋषिकेश में रह रहा हूँ। उसने ऋषिकेश की रील बनाई है और वो ऋषिकेश एकदम झूठ है, क्योंकि बैकग्राउंड में तो गाना बज रहा है और यहाँ पे बैकग्राउंड में गाड़ियों की आवाज़ भी आ रही है। तो तुम जहाँ से वो शॉट ले रहे हो वहाँ पे तो गाड़ियों की आवाज़ है, तो तुमने तो गाना लगा रखा है डिवाइन सा कुछ भी, मतलब जो वैसा होता है। तो वैसी फीलिंग थोड़ी आएगी, वैसी फीलिंग आएगी, लेकिन तुम्हारी रील नकली है। तुम्हारी रील नकली है, मेहनत की गई है उसके लिए, प्रॉपर सोच है उसके पीछे, लाइक के लिए किया गया है। वैसे अगर उसको देख के कोई इंसान आएगा भी तो वो वही कल्पना करके आएगा, तो गलत है वो। मैं क्या बोल रहा था यार। हाँ मतलब ऐसे ही, मतलब कोई भी रैंडम एक पिक्चर और देखी थी मैंने, 2013 में आई थी वो, पीवीआर विकासपुरी में देखी थी मैंने वो थी ये जवानी है दीवानी, रणबीर कपूर की थी वो भी, है ना। तो ये जवानी है दीवानी में एक सीन है जो उदयपुर के एक उसमें शूट हुआ है। तो उसमें रणबीर कपूर बोलता है कि वो लेज़र लाइट शो ख़त्म हो जाएगा, फिर यहाँ पे हम क्यों बैठे हैं। वो बोली तो ये सनराइज ये सनसेट भी तो है, ये पहले इसको एंजॉय कर लेते हैं। वो बोला नहीं, फिर बाद में पता चला कि वो बहुत धांसू था शो, बहुत फाड़ू था। तो फिर वो बोली तो वो तो होएगा ही, मतलब धांसू और फाड़ू चीज़ें तो बहुत सारी जगह हैं, लेकिन हम जहाँ पे हैं हम तो उसी को एंजॉय कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखो एक संतुष्टि की बात बोली गई है, अगर तुम बारीक समझोगे तो, कि तुम दुनिया में तो हो लेकिन तो सब कुछ एंजॉय तो नहीं कर सकते, तो जहाँ पे हो वहीं का मज़ा लेते हैं। अब इसमें भी ऑब्जर्वेशन है। जो इंसान ये समझ ले, और या फिर जो एंटरटेनमेंट की तरह देख के जा रहा है, फिर वो तो वैसे ही देख के चला जाएगा, वो ये बात को पकड़ नहीं पाएगा। और ठीक है, मैंने सोलो सोलो देखता था। मैंने पूरी ज़िंदगी में आठ आठ ही मूवी 8 बार गया हूँगा मैं सिनेमा में। पिक्चरें तो बहुत देखी हैं पर सिनेमा थिएटर में कुछ 8 मूवी ही देखी होंगी मैंने। 8 मुश्किल से शायद बस 8 ही देखी होंगी। सबसे पहली थी मेरी 2009 में वांटेड। ओ मैडम आए।
वांटेड देखी थी हमने। वही जो टिपिकल मुस्लिम लोगों का जो गैंग होता है, वो बच्चे बच्चे होते हैं, वो सलमान भाई की पिक्चर लगी है वो देख के आएंगे। हम भी वैसे ही थे भाई, 2009 की बात है, वांटेड पिक्चर लगी थी। और सिनेमा थिएटर वाले ने इतनी पिक्चर वो टिकट बेच दी, 40 रुपए की टिकट थी वो, मुझे याद है अभी भी। तो इतनी टिकट बेच दी, सिंगल थिएटर होते थे उस वक्त, 40 रुपए की भी टिकट मिल जाती थी। हम बच्चे बच्चे थे, ईदी मिलती थी हमें, तो उस पैसे से हम वो देख के। वो 2009 में ही कहीं पे आसपास टाइम था जब मैंने बहुत सारी चीज़ें समझ के छोड़नी शुरू कर दी थी। और तो वो पिक्चर देखी थी, मैं बता रहा हूँ कि हमने फर्श पे बैठ के वो, मतलब या तो शेयर कर करके ऐसे देखी थी, आधी पिक्चर में वहाँ बैठे हैं, आधी पिक्चर में वहाँ बैठे हैं। मतलब प्रॉपर हमें सीट भी नहीं दी थी, इतनी सारी सीट बुक हो गई थी उसकी। वो मतलब उसका बहुत डाउनफॉल चल रहा था सलमान खान का उस वक्त। और फिर उस वक्त वो पिक्चर आई थी जहाँ से उसका दोबारा से पिकअप हुआ था। 2009 में वांटेड, 10 में दबंग आई थी, और फिर 11 में रेडी आई थी, बॉडीगार्ड। मतलब वो उस वक्त उसकी फिर ब्लॉकबस्टर जा रही थी सारी। और उससे पहले बहुत फ्लॉप जा रही थी। युवराज करके एक पिक्चर आई थी जिसमें जायद खान, सलमान खान और मिथुन चक्रवर्ती, कटरीना कैफ, ये लोग थे। तो वो फ्लॉप गई थी, तो उस वक्त बहुत डाउनफॉल था। वो फिर एक पिक्चर आई थी 2009 में जहाँ से दोबारा से पिकअप किया था सलमान खान का करियर। मैं पहले बहुत ये सब वो करता था, लेकिन अब मैं थोड़ा कम ही वो करता हूँ। मैं थोड़ा सच्चाई में ज़्यादा रहने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से अवॉइड कर लेते हैं। अभी भी मैं चाट मसाला की तो मतलब स्वाद तो भाई, जीभ तो स्वाद मांगेगी ना, ऐसे दिमाग को भी थोड़ा सा बैलेंस चाहिए होता है। तब थोड़ा म्यूज़िक सुन लिया, तो बॉब मार्ले के गाने सुन लेता हूँ थोड़े मैं, अ, या कोई भी और जो इंग्लिश मेरे को वो पता चलते रहते हैं उनके गाने सुनता रहता हूँ मैं। क्योंकि मेरे को उससे लर्निंग भी मिलती है, सीख भी मिलती है। या कि कभी किसी और कल्चर में जब मैं जाऊँगा तो मेरे पास भी रेफरेंस रहेंगे बोलने के लिए। और बॉब मार्ले के गाने थोड़े से डीप होते हैं, अगर तुम समझोगे तो एक पोएटिक फीलिंग है उसके अंदर, उसमें तुम्हें समझना पड़ेगा। ब्लोइंग इन द विंड्स उसका सबसे पॉपुलर जो गाना है शायद वो है। वो काफ़ी पोएटिक है, मतलब तुम उसे समझोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि वो कहना क्या चाह रहा है। कई सारे लोगों ने यूट्यूब पे उसकी वो भी बनाई है कि इसमें वो कहना क्या चाहते हैं। जैसे हमारे हिंदी में कुंवर नारायण की कविता है, वो काफ़ी गहरा लिखते थे। तो वैसे ही कुछ राइटर हुए, मतलब सिंगर हुए, जो थोड़े से डीप लिखते थे, या फिर कुछ मीनिंग वैसे गहरा होता था। मतलब एंटरटेनमेंट के लेवल पे भी वो रेवोल्यूशन, मतलब बहुत रेवोल्यूशनरी है, और समझ के लेवल पे भी बहुत इंटेलेक्चुअल है। तो ऐसे बहुत, जैसे बीटल्स, इधर बीटल्स आश्रम है ऋषिकेश में एक ना, तो बीटल भी एक बैंड था, उसके भी गाने बहुत फेमस हैं। और वो भी बोलते हैं कि मैंने थोड़े ही सुने हैं उसके, पर अभी मैंने डाउनलोड कर रखे हैं, मैं वो सुनूंगा। तो उसमें वो भी रेवोल्यूशनरी बोलते हैं कि उस टाइम पे बहुत लोगों ने इसे धर्म जैसा मानने लगे। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनको धर्म के जैसा लोग फॉलो करने लग जाते हैं, मतलब बहुत ही पैशनेटली फॉलो करने लग जाते हैं लोग। तो बीटल्स ग्रुप जो था वो उनमें से एक था, 4 लोग थे वो। उनकी तस्वीर भी बनी हुई है यहाँ पे जानकी झूला के पास ही में, उनकी 4 लोगों की तस्वीर भी बनी हुई है। 1960s, 1960s के आसपास के हैं वो शायद, नॉट श्योर। तो मच्छर आया दिखा मुझे अभी। पता है, जब मैं ये अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो पंखे वंखे बंद कर रखे हैं ना, लाइट वाइट। अभी जब मैं ये रिकॉर्डिंग ख़त्म करता हूँ तो लाइट वाइट ऑन कर देता हूँ, पंखा वंखा बंद कर देता हूँ, तब काफ़ी सही लगता है। अभी भी सही है, अब तो यहाँ पे टेम्परेचर ठीक है। नीचे अभी टेबल टेनिस खेल रहा था मैं, फिर उससे पहले वॉक करके आया था मैं। उससे पहले अपलोड करे थे मैंने, कुछ शेड्यूल करे थे वीडियोस डेली, एक तो मैं दे ही रहा हूँ। देखो मेरी मतलब इंडिविजुअल लेवल पे मैं इतना शूट कर करके, मतलब हालांकि एडिट नहीं है, चलो वो तो मेरे पास बेनिफिट है, पर फिर भी मतलब डेली डिलीवरी दे रहा हूँ मैं। कम से कम 20 मिनट से तो ऊपर के ही होते हैं मेरे वीडियो हमेशा। तो एवरेज अगर लगाओगे तो एवरेजली मेरा वीडियो हर डेली कम से कम 30 मिनट का कंटेंट मैं दे रहा हूँ आप लोगों को।
वो इसलिए कि मैंने एक चीज़ समझी कि मैं बीच में ऐसा हो गया था, मैं परफेक्शन को चेज़ कर रहा था कि जब बेस्ट हो जाएगा तब डालूँगा, या कुछ गलती हो गई तो मैं उसे नहीं डालता था, कुछ मिस्टेक हो गई तो मैं उसे हटा देता था वीडियो को, मतलब अपलोड नहीं करता था। फिर आप लोगों ने मेरे को कॉन्फिडेंस जताया कि भाई 5 मिनट की डालो, या तुम कैसी भी डालो। बहुत सारे ऐसे कमेंट और मैसेज आए कि भाई तुम कैसी भी डालो, हम देखेंगे, ऑडियो कैसा भी हो वो डालो, लेकिन डेली आनी चाहिए वीडियो। तो उससे मेरे को भी कॉन्फिडेंस आता है कि भाई मेरे को परफेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये लोग मेरे विचारों से जुड़े हुए हैं। मतलब कुछ लोग तो हैं ना ऐसे, जब भी तो वो उन्होंने मैं वो मैसेज किया, तो मेरे को इससे कॉन्फिडेंस आता है। पता है एक क्रिएटर को ना जब व्यूअर्स का सपोर्ट मिलता है, वो कितने ऊंचे लेवल पे वो चीज़ करता है तुम नहीं समझोगे। आज हमारे फूड ब्लॉगर्स पूरे विदेशों में जा जा के फूड ब्लॉगिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिनको सपोर्ट मिला उनके पास पैसा भी आता है। जब पैसा आता है तो कॉन्फिडेंस आता है एक, और फिर वो उसी उसी चीज़ को स्केल पे लेके जाते हैं, मतलब ऊंचे स्केल पे लेके जाते हैं। जो चीज़ वो विदेशी लोग जो 10 साल पहले कर रहे थे, उस स्टेज पे अभी हम पहुंचे नहीं है, खैर अभी भी, लेकिन अब हम उस रास्ते पे हैं कि हमारे फूड ब्लॉगर्स, हमारे ट्रैवल ब्लॉगर्स दूसरे देशों में जा जा के वो चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं जो हम सोचते थे कि सिर्फ अंग्रेज लोग करते हैं। ऐसा तो समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जब सपोर्ट मिलता है ना, लोगों का लाइक मिलता है, और लोगों के कमेंट और मैसेज और फाइनेंशियल सपोर्ट जब उसको हो जाता है, तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि अब इसको, अब मतलब डर ख़त्म हो जाता है एक तो, और निडर होने की वजह से और स्केल कर सकता है वो उसी चीज़ को। कोई भी क्रिएटर हो, मैं भी या कोई भी। मैंने फूड ब्लॉगर्स का जैसे अभी एग्जांपल दिया, तो हमें आजकल बहुत सारे विदेशी लोगों का खाना देखने को मिल रहा है, मेरी फीड में आते हैं फेसबुक पे। वो लोग विदेशी में जा जा के अब वो कंटेंट बना रहे हैं जो वो आज या कल तक यहाँ पे ऑमलेट और इन सब का शूट करते थे। मैं मेरे सामने ग्रो हुआ है ये इंडस्ट्री, मतलब तुम्हारे भी, कोई बड़ी बात नहीं है, तुमने भी अगर, लेकिन ऑब्जर्व करने वाली बात है कि कल जो लोग क्रिएटर्स, मैं देखता था उन्हें कि उनकी पूरी जर्नी देखोगे गौर से, ये कल ऑमलेट और ये मैगी और ये सब का वीडियो बना रहे थे, मोमोज, अब वो विदेशों में 5 स्टार 7 स्टार होटल का वीडियो बना रहे हैं, सपोर्ट की वजह से, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से। तो जब क्रिएटर को सपोर्ट मिलता है तो वो कितना एक्सपेंड कर सकता है, वो हमारे इंडिया के लोग दिखा रहे हैं अब। सारे कीड़े मकोड़े नहीं होते, मैंने यही तो बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम तो यार सबको गाली देते हो, तो वरना सिस्टम चल कैसे रहा होता। भाई सिस्टम चल रहा है क्योंकि सारे लोग कीड़े मकोड़े नहीं है, सारे नहीं है, कुछ लोगों के अंदर दिमाग भी है, वो कर लेते हैं मैनेज, और उन्हीं की वजह से ही सिस्टम चलता है। तुम लोग तो बस हाथ पैर हो सबके, उन लोगों के लिए हाथ पैर बस, क्योंकि तुम्हारे अंदर का भेजा तो मर चुका है, तुम्हें जितना बोल दिया जाएगा उतना तुम काम करोगे। थोड़ा अगर ज़्यादा नहीं करोगे तो थोड़ा सा पैसे का लालच दे देंगे, फिर तो करोगे। तुम बस हाथ पैर हो, दिमाग तो ख़त्म, मर चुका है तुम्हारा। ज़्यादातर लोग जो हैं वो बस हाथ पैर हैं, उनको बस इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, वो फॉलो करेंगे और वो काम कर देंगे। ऐसे ही लोगों को फिर वो आता है, फिर रोबोटिक्स बढ़ती है तो फिर वो बेचारे रोते हैं, काम नहीं है आजकल, या फिर बहुत लोअर ग्रेड का काम करना पड़ता है, और उसको फिर बोलते हैं कि देखो भाई कोई काम छोटा नहीं होता। अरे होता है भाई, छोटा होता है, लेकिन वैसे छोटा नहीं कि भाई समाज में वो नीची जात ऊंची जात, वैसा वो छोटा नहीं बोल रहा। छोटा बोलना मतलब है कि तुम्हारी कॉन्शियसनेस का लेवल तभी ऊंचा होएगा जब तुम फ्री बैठोगे। अगर तुम फ्री नहीं बैठ पा रहे अपनी जॉब में, अपने काम में, जैसे कि मैं ये जो थोड़े दिन पहले अभी एक भाई से मिला था, वो बोले कि हम 4 घंटे दुकान खोलते हैं, बस 4 घंटे, सुबह 10 से 2 बजे तक दुकान खोलते हैं, और प्रॉपर बिजनेस है वो, और बीच में मार्केट में, और सब लोग इस उसमें रहते हैं हमेशा कि, और पूछते हैं हमेशा कि भाई तुम ये कैसे कर लेते हो, इतनी हिम्मत कैसे आती है कि भाई तुम 4 घंटे काम कर रहे हो। एक जो स्ट्रांग माइंड होता है ना, वो ऐसे कर लेता है, मतलब पूरा मार्केट खुला हुआ है पूरे दिन, और वो बंदा अपने शर्तों पे चल जी रहा है कि भाई मेरा जितना मन करेगा उतना काम करूँगा, और उतने में कर दूंगा। ऐसा नहीं है कि कम करूँगा तो कम मेरा बिजनेस होगा, बस मैनेजमेंट होता है। जो स्मार्ट जो लोग होते हैं ना, वो मैनेजमेंट ऐसा करते हैं कि भाई 4 4 घंटे, मतलब कि मेरे को, अगर मेरे सारे कस्टमर्स को, सारे एजेंट्स को ये बात पता रहेगी कि भाई यही 4 घंटे दुकान खुलती है, तो वो लोग उसी टाइम पे आएंगे।
फिर पूरे दिन खोलने की ज़रूरत क्या है? वो उसी टाइम पे आएंगे, और कॉल पे तो कनेक्टेड है ही है पूरा बिजनेस। माल को डिस्पैच करना है या जो स्टाफ है उसको काम समझाना है, वो 4 घंटे में हो सकता है। एआईबी एआईबी एक कंपनी थी, तन्मय भट्ट और वो सब थे, उनकी एक कंपनी थी, वो डिजिटल कंटेंट बनाते थे। एआईबी सर्च करना आप, बहुत मतलब वन ऑफ द लीडर्स। और वो उस वक्त वो कंटेंट बनाते थे। मतलब मेरे को तो उनकी कॉमेडी देख के उस वक्त मैं ये सोचता था यार क्या लेवल है। 2016-17 उस वक्त मैं ये सोचता था, मेरी अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं थी। पर वो अमेरिकन कॉमेडी और वो सब इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, मतलब हिंदी में लेकिन। तो और हमने वो सब देखी थी भाई, टिन टिन राजा बाबू, चल गया तेरा जादू गोविंदा, ऐसे ऐसे लेवल की कॉमेडी देखी थी। तो वो कॉमेडी देखी भाई, क्या लेवल था उसका। और फिर टीवीएफ भी उसी दौरान ग्रो हो रहा था। टीवीएफ और एआई भी एक टाइम पे राइवल थे, फिर एआई भी बंद हो गया है। तो पर वो आज भी कई लोगों का फेवरेट है, कल्ट है वो। मतलब आज भी एआईबी को याद करते हैं लोग। अगर तुम लोगों को नहीं पता तो तुम एआईबी के वीडियोस देखना। तो मैं क्या बता रहा था वो सुनो। एआईबी में ने एक वीडियो बनाया जिसमें ऑफिस का सीन है। तो एक बंदा उठ के जा रहा होता है, बैग उठाता है और हाफ डे में जा रहा होता है। एक बंदा टोक देता है उसे, अच्छा आज फिर से हाफ डे। वो जा रहा होता है, वो बंदा रुक जाता है, उसे गुस्सा आता है बड़ा, मतलब रेंट बोलते हैं उसे। वो रेंट मारता है उस पर, मोनोलॉग होता है बोलते हैं उसे। ये शूटिंग की दुनिया में ये सब शब्द होते हैं कुछ। वो मोनोलॉग जो है ना, वो इसी बारे में है कि भाई मैं अपनी शर्तों पे काम करता हूँ, मैं तेरे से ज़्यादा काम करता हूँ, बेटर काम करता हूँ। और तेरे को ये एम्प्लॉय ऑफ द ईयर और एम्प्लॉय ऑफ द मंथ की ये पड़ी होगी, मेरे को नहीं पड़ी है। तू इसके चक्कर में पूरे दिन मराता है, तू कभी ट्रैकिंग करता है, कभी स्विमिंग करता है, तो अपने लिए टाइम निकालता है, ऐसे ऐसे करके पूरा वो बोलता है उसको। अब वो उसकी फटी रहती है, यूँ करके देखता रहता है। वो लूज़र लगता है एकदम, मतलब उसके सामने वो बंदा इतना स्मार्ट लगता है जो इतना वो बोलता है। और वो लूज़र सा लगता है ऐसा। वो टॉपर नहीं होते जो क्लास में जो टॉपर होते हैं एकदम, और हर चीज़ में हर जगह बेस्ट दिखने की कोशिश करते हैं और सबके फेवरेट बनने की कोशिश करते हैं, वैसा बेवकूफ़ इंसान होता है वो। तो वो ऑब्जर्वेशन है, देखो वो भी एक, कि वो जो एआईबी ने बनाया। और उस वक्त स्टार्टअप कल्चर भी बढ़ रहा था वहाँ इंडिया में। स्टार्टअप की भी लहर थी, हर चीज़ की जैसे एक लहर आई थी ना। तो उसमें दिखाया है वो वाला सीन कि भाई कम काम करो, अपने लिए भी टाइम निकालो। गधे लोग होते हैं, खच्चर लोग होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं वो जो पूरे दिन काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अगर वो मना करेंगे, क्योंकि उनके अंदर मना करने की तो वो है नहीं है। अगर वो मना करेंगे तो जो एम्प्लॉयर है यानी कि कंपनी है, उसके पास तो बहुत सारे ऑप्शन है। तो वो डरते हैं, तो कंपनी बोलेगी, कंपनी हैरेसमेंट करेगी तो उन्हें हैरेसमेंट सहना पड़ेगा। और इंडिया में अभी भी ये बहुत बड़े लेवल पे होता है, सबको मालूम है। अभी यहाँ पे ये लक्ष्मण झूला बन रहा है, कितनी सेफ्टी के साथ काम होता है मैं अपनी आंखों से देख के आया हूँ भाई। कोई सेफ्टी नहीं, मतलब वहाँ पे वो इतने सरिया, मतलब गिर गया तो सरिया घुस जाएगा, वो हार्नेस तक नहीं लगा रखा उसने। हार्नेस तो बहुत बेसिक थिंग है, जितनी ऊंचाई पे वो काम कर रहा है वहाँ पे। और वो जो वेल्डिंग होती है उसमें काला चश्मा लगाना जरूरी होता है, तो वो वेल्डिंग भी कर रहे, तो चश्मा यहाँ पे चढ़ा रखा है उसने ऐसे। वो काला चश्मा जो होता है यहाँ पे चढ़ा रखा है और वेल्ड कर रहा है उसे। मतलब सारे रूल तोड़ रहे थे वो, मैं देख रहा था कि। और उनको ये सारी चीज़ें पता ही नहीं होती कि भाई तुम्हारा जिस दिन एक बार एक्सीडेंट हो गया ना, कोई भी आँख में चिंगारी या खैर वो उनको वो होती है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि एक्सीडेंट भी तो होते हैं ना। रूल किस लिए बनाए गए हैं? तुम्हारी सेफ्टी के लिए। तुम लड़ो उनसे, अपने एम्प्लॉयर से लड़ो कि भाई हम काम करेंगे तो अपनी सेफ्टी के लिए करेंगे, मतलब सेफ्टी के दायरे में करेंगे। अब वो भी काम करने को राजी है, क्योंकि पता है अगर काम नहीं करेगा तो निकाल दिया जाएगा, और उसके लिए तो कॉन्ट्रैक्टर के पास तो और भी लोग हैं, वो करवा लेगा किसी से भी। वो बेचारा इसलिए नहीं करता, क्यों? क्योंकि शादी का उसके ऊपर वो है ना, बच्चे तो उसे भी पालने हैं, तो वो अपना पूरा जान का रिस्क लगा के ये लक्ष्मण झूला बना रहे थे लेबर। तो सबको पता है, सबको दिख रहा था वहाँ पे। अब कौन बोलेगा? हम तो बोल देते हैं भाई, हम तो बोल देते हैं, अपना क्या है।
मेरे को नहीं पता, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा कौन सी कंपनी बना रही है ये झूला, मेरे को नहीं मालूम। मेरे को मत बोलना भाई, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया मैंने वो बोल दिया। ना मेरे पास इस चीज़ का प्रूफ है, ना मैंने वो शूटिंग करी उसकी, और ना मैं ये बोल रहा हूँ कि उस कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ो या ऐसा कुछ। हमको क्या मैं पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ता भाई, जो मैंने एज ए इंडिविजुअल जो देखा ऑब्ज़र्व किया वो बस बोल दिया मैंने। मेरे को नहीं पता कौन सी कंपनी काम कर रही है क्या है, कुछ नहीं। मेरे को दुनियादारी से लेना ही देना नहीं, जो देखता हूँ मैं तो वो बोल देता हूँ भाई। मेरे से वो मत करना ज़्यादा, मेरे को दुश्मन मत समझना। किसी का भी, मैं किसी को समझता ही नहीं, तो मैं किसी से दुश्मनी क्या फ़ील करूँगा यार। मैं तो जो देखा मैं तो वो बोल दिया। कहाँ से चला था ये वीडियो यार, तमाशा पिक्चर का वो बता रहा था मैं, कहाँ कहाँ से घुसते घुसते कुछ भी। आपको अच्छी लगती है ऐसे रैंडम बातें? मतलब जो भी आती है फिर वो दिल से आती है। सच्ची सच्ची बात का ये बड़ा फ़ायदा है कि जो दिल से आती है ना वो बहुत ही ऑथेंटिक होती है। उससे ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो आप। आपको मालूम है ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये बहुत रैंडम है, और मतलब मेरे बिल्कुल लाइफ से जुड़ी हुई और मेरे ऑब्जर्वेशन से जुड़ी हुई हैं। तो इसीलिए आपको ये अच्छी भी लगती है। आप गौर से देखोगे तो इसके अंदर कोई हाई वैल्यू प्रोडक्शन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं अकेला ही प्रोड्यूस कर रहा हूँ ये पूरी वीडियो, अकेला ही अपलोड करूँगा, थंबनेल बनाऊँगा, सब कुछ करूँगा। लेकिन इसके अंदर एक ऐसा सच है जो कोई लोग आपको बिल्कुल दिल से बोलते हुए मिलेंगे नहीं। इसीलिए आप लोगों ने ये सब्सक्राइब कर रखा है मेरा चैनल। क्योंकि लोग बोलेंगे या तो फ़िल्टर लगा देंगे, कोई ना कोई फ़िल्टर लगेगा, फिर वो फ़िल्टर वाली बात तो वैसी हो जाती है, या फिर खुद को बेस्ट दिखाने के लिए हमेशा वैसा करेंगे वो। मैं तो यहाँ पे अपनी सारी कमज़ोरियाँ भी बता देता हूँ। मैं बताऊँगा, एक पूरा प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं अपनी सारी कमियाँ और वो बताऊँगा। लेकिन मैं गौर से देखोगे तो बता ही देता हूँ, पर प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा उसके लिए। चलो, मेरे को लग रहा है डॉर्मेट्री में जो रहते हैं वो आ गए। हाँ, आ गए, चलो बाय बाय। आया।